नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। मैं विनोद सर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीजीटी और पीजी सेगमेंट में जो वीडियो आपको दिया जा रहा था वो बेसिकली आने वाली जो परीक्षा है उसी पर आधारित है। आज का जो पॉइंट है वो आपके लिए टीजीटी और पीजीटी को ध्यान में रखकर ही ये क्वेश्चन बनाया गया है। क्योंकि क्वेश्चन के क्राइटेरिया में आपको ये भी होना चाहिए कि किस टॉपिक से किस टाइप से सवाल पूछा जाता है, सबसे अधिक सवाल किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, उसी को बेस बनाकर ये वीडियो आपको दिया जा रहा है। दूसरी बात ये भी है कि मैंने आपसे बताया था कि जब भी परीक्षाएं होती हैं तो अक्सर इसमें देखा जाता है कि पिछली परीक्षाओं के कुछ क्वेश्चन कभी कभी रिपीट कर दिए जाते हैं या क्वेश्चन के सेक्शंस को चेंज करके आपके सामने एक नए रूप में दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में गाइस आपको सबसे पहले तो जो अभी तक की परीक्षाएं हुई हैं उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है उसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी उसी पॉइंट को बेस बनाते हुए आज का मैं जो वीडियो आपको देने जा रहा हूं उसके कुछ पॉइंट्स इस प्रकार हैं और उसका जो क्राइटेरिया है वो भी इस प्रकार से। तो गाइस आते हैं, स्टार्ट करते हैं आपको क्वेश्चन के पैटर्न पर, जिसमें पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है भुगतान अवशेष को अवमूल्यन तभी सुधार सकता है जब आयातों की मांग की लोच का योग हो। देखिए यहां पर तीन चीजों की बात की जा रही है। एक तो जो पहला सेक्शन है उसमें बात की जा रही है एक तो भुगतान अवशेष की, दूसरा सेक्शन बात कर रहा है अवमूल्यन की और तीसरा सेक्शन कर रहा है आयातों की मांग की लोच का। यानी तीन इसमें टॉपिक आपके इंक्लूड हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि भुगतान अवशेष क्या है। देखिए जब भुगतान अवशेष की बात की जाती है तो बेसिकली जब भी कोई देश किसी अन्य देशों के साथ उसके जो भी आर्थिक संबंध होते हैं, आर्थिक संबंध का मतलब हो गया कि जब भी वो देश किसी अन्य देश के साथ आयात और निर्यात करता है तो उसके फलस्वरूप कभी कभी ये देखा जाता है कि उसकी आयातों का मूल्य का लोच अगर अधिक है, निर्यात कम है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो भुगतान शेष है उसके पक्ष में ना होकर विपक्ष में होगा। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि भुगतान अवशेष के अंतर्गत जब कोई देश किसी देश से व्यापार करता है तो व्यापारिक परिस्थिति में अगर वो आयात अधिक करेगा, निर्यात कम करेगा, तो उसका जो व्यापार घाटा है वो लगातार बढ़ता जाएगा। चूंकि भुगतान शेष में चालू खाता और पूंजी खाता दोनों आता है, इसके अंतर्गत दृश्य और अदृश्य दोनों वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अब अगर आयातों की मांग की बात कर रहा है, आयात अधिक होगा तो जाहिर सी बात है निर्यात कम होगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो भुगतान शेष है वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भुगतान अवशेष को कम करने के लिए या मांग की लोच को कम करने के लिए कभी सरकारें क्या करती है, अवमूल्यन करती हैं। जैसा कि भारत में आपने देखा 1949 में, 1965 में और 1991 में भारत में 3 बार रुपए का अवमूल्यन किया गया। अब अवमूल्यन को समझिए क्या है। अवमूल्यन को बहुत कॉमन शब्दों में आप समझ सकते हैं कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का किसी विदेशी मुद्रा के बाह्य मूल्य में, यानी बाह्य मूल्य में बेसिक तौर पर वो कमी कर दे। यानी बाह्य मूल्य का मतलब ये होता है कि जब रुपए का ट्रांजैक्शन किया जाता है तो उसमें विनिमय दर आती है, और विनिमय दर का मतलब होता है एक देश की मुद्रा का दूसरी देश की मुद्रा में क्या, एक्सचेंज करना। तो यहाँ पर जो मैं चर्चा कर रहा हूँ अवमूल्यन का बहुत सिंपल सा अर्थ हो गया कि जब कोई देश अपनी देश की मुद्रा का किसी विदेशी मुद्रा की बाह्य मूल्य की तुलना में उसकी वैल्यू को कम कर दे। यानी बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप किसी वस्तु को मान लीजिए आयात करते हैं, जैसे आपने एक पेन का आयात किया, उसका मूल्य मान लीजिए 70 रुपए है मान लीजिए, और ये $1 के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में जो एक्सचेंज रेट है वो $1 बराबर 70 रुपए, जिसे हम विदेशी विनिमय दर कह रहे हैं। और बेसिकली आपको ये भी पता है कि फ्लोटिंग रेट पर यह आधारित भी है। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर कोई आयातक मान लीजिए इंडिया का किसी भी देश से अगर मान लीजिए पेन का आयात करता है तो बेसिकली वो 70 रुपए दे रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आयात वो ज़्यादा कर रहा है और
ऐसी स्थिति में निर्यात कम कर रहा है तो मेंशन क्या किया जा रहा है कि उसका भुगतान अवशेष उसके पक्ष में ना होकर उसके विपक्ष में हो रहा है, यानी कि व्यापार उसके अनुकूल ना होकर उसके प्रतिकूल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आयात को कम करने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए देश क्या करता है, अपनी देश की मुद्रा को जानबूझकर विदेशी मुद्रा की तुलना में क्या करता है, कम कर देता है। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको एक पेन खरीदने के लिए 70 रुपए नहीं बल्कि आपको देना पड़ेगा 75 रुपए, यानी बाह्य मूल्य यहां पर क्या हो गया, कम तो हो गया, वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले की तुलना में आयात महंगा हो जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति में अब क्या होगा कि निर्यातें बढ़ेंगी। लेकिन इस स्थिति में यह भी आपको जानना आवश्यक है कि आपके आंतरिक मूल्य पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहां पर जो क्वेश्चन का मेन पैटर्न है, आयातों की मांग की लोच, अब यहां पर क्या होगा, क्या 1 के बराबर होगा या 1 से अधिक होगा या सी होगा या डी होगा। तो यहां पर अगर आप देखिए, अगर इन चीजों को हम डिफाइन करें कि इसमें सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि क्या 1 के बराबर होगा। अगर 1 के बराबर का मतलब हो गया एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट इज इक्वल टू 1, तो यहां पर योग क्या मूल्यन से भुगतानों से बराबर होगा, तो आंसर आपका क्या होगा, गलत होगा। दूसरा सेक्शन आप देखिए, कह रहा कि 1 से अधिक होगा। अब यहां पर देखिए ईपी इक्वल टू, यानी ई इक्वल टू अगर हम कह दें या 1 से अधिक होगा, सॉरी इज ग्रेटर देन 1 होगा, तो यहां पर इसका मतलब यह है कि अगर आयातों की मांग की लोच अधिक है, अगर अवमूल्यन किया गया, तो जाहिर सी बात है कि आंसर आपका ये क्या होगा, सही होगा। यानी यहां जो ऑप्शन आपका सही हो रहा है वो ऑप्शन आपका क्या है, 1 से अधिक। यानी 1 से अधिक होगा तभी भुगतान अवशोष को अवमूल्यन क्या कर सकता है, सुधार सकता है। अवमूल्यन तभी किया जाता है जब कोई देश का किसी अन्य देशों से आयात क्या होता है, ज़्यादा होता है। अर्थात निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकारें कभी कभी अवमूल्यन का सहारा लेती है ताकि भुगतान असंतुलन को क्या किया जाए, सुधारा जा सके और व्यापार को अपने पक्ष में किया जा सके। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा, आपका पहला जो क्वेश्चन था इसमें 3 ऐसे पैटर्न थे जिसको आपको समझना आवश्यक है। तो आइए अब आगे चलते हैं, अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला अदृश्य व्यापार संदर्भित करता है। अदृश्य व्यापार संदर्भित करता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अदृश्य व्यापार क्या है? अदृश्य व्यापार का मतलब होता है कि जैसे सेवाओं का व्यापार, बैंकिंग, बीमा का व्यापार, यानी बेसिकली मैंने आपसे कहा कि भुगतान शेष में जब चालू खाते की बात की जाती है तो उसके अंतर्गत दृश्य और अदृश्य दोनों व्यापार को सम्मिलित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर अदृश्य व्यापार का मतलब होता है आपका क्या, सेवाओं का व्यापार। तो आंसर आपका क्या सही होगा, डी, यानी सेवाओं का क्या, व्यापार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम संख्या में व्यक्ति कार्यरत है, यानी मैक्सिमम पर्सनल वर्क्स इन सेक्टर्स, यानी किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग कार्यरत है, यानी लोगों को रोजगार प्राप्त है। अभी से सिर्फ देखिए ऑप्शन दिया गया है आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या उपयुक्त में से किसी भी नहीं। अब यहां पर देखिए, जैसा मैंने आपसे बताया था कि जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो राष्ट्रीय आय की गणना आपको पता है कि एक संस्था है जिसका नाम है CSO, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसकी स्थापना भारत में 1951 में की गई थी और आप जानते हैं कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है जो कि चालू मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर जारी किया जाता है, यह भी आपको पता है। तो ऐसी स्थिति में अभी हाल ही में 2019 में CSO को डाइवर्ट करके इसे मिला दिया गया NSO में, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में इसे मिला दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में अब अर्थव्यवस्था के निम्न क्षेत्रों, यानी तीनों क्षेत्रों का, यानी कि कृषि, उद्योग और आपका क्या, सेवा क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों में एक वर्ष में जब भी वस्तु सेवा का उत्पादन किया जाता है तो मैंने कहा था इसे GDP कहा जाता है, और विदेशों से अर्जित आय को अगर हम सम्मिलित कर लेते हैं तो इसे हम GNP कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसा आपको पता होगा कि आज़ादी के पहले GDP में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम था, जबकि अगर देखा जाए तो वैसे कार्यरत लोगों की संख्या, यानी कि GDP में जो अनुपात था वो सबसे ज़्यादा था।
और आज भी अगर देखा जाए तो जीडीपी में लोगों का अनुपात यानी कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अभी भी प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, ज़्यादा है, जबकि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में कम है। लेकिन अगर वैसे देखें यानी कि एनएसओ के अनुसार या सीएसओ के आंकड़ों के अनुसार, तो आज़ादी के बाद हम देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र का योगदान घटता जा रहा है, जबकि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि किस क्षेत्र में लोगों की अधिकतम संख्या है, तो अभी भी देखा जाए तो रोजगार यानी कार्य करने वाले लोगों की संख्या अभी भी प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, ज़्यादा है, जबकि जीडीपी में योगदान सबसे ज़्यादा किसका है, वो तृतीय क्षेत्र का है। लेकिन रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या अभी भी सबसे ज़्यादा किसमें है, प्राथमिक क्षेत्र में। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा, वो होगा आपका क्या, प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी क्षेत्र। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, ए। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, जब मांग वक्र आयताकार अति परवलयाकार हो तो मांग की लोच क्या होगी। अब देखिए, मांग की लोच को ही आपको समझना है। सबसे पहले मांग की लोच है क्या। मांग की लोच को समझने के लिए आपको मांग के नियम को समझना पड़ेगा। यानी मार्शल के मांग का नियम कहता है कि जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है वस्तु की मांग घटती है, या वस्तु का मूल्य घटता है तो वस्तु की मांग बढ़ती है। यानी वस्तु के मांग और मूल्य में जो रिलेशन होता है वो विपरीत रिलेशन होता है। बट यहां पर अगर आप देखिए, जब मैं लॉ ऑफ डिमांड की बात करता हूं, लॉ ऑफ डिमांड की बात करता हूं, तो आप इसमें देखिए कि मार्शल का मांग का नियम, अब ये आपका डीडी मांग वक्र है, ओ एक्स, और ये है आपका वाई, ये है आपका प्राइस, और ये है आपका क्वांटिटी यानी मात्रा और मूल्य। ये आपकी है मात्रा, ये है आपका मूल्य। अब यहां पर आप देखिए, ये आपका डीडी मांग वक्र है। अगर मान लीजिए ये है ओ और पी और ये है ओ क्यू यानी क्वांटिटी। अब अगर आप देखिए कि यदि किसी वस्तु का मूल्य, जैसे मान लीजिए 1 किलो टमाटर का मूल्य, 1 किलो टमाटर का मूल्य मान लीजिए इस समय 40 रुपए है, ठीक है। 1 किलो टमाटर का मूल्य मान लीजिए 40 रुपए है, तो यहां पर अगर मान लीजिए वस्तु का मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर, अगर 40 रुपए से बढ़ाकर अगर 60 रुपए कर दिया जाए, यानी टमाटर का मूल्य 40 रुपए से बढ़कर 60 रुपए हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि टमाटर की मांग में क्या होगी, कमी होगी। यानी जो पहले प्राइस आपका पी था वो बढ़कर अगर P1 हो गया, तो इसका मतलब जो आपकी मांग पहले OQ थी वो घटकर आपकी क्या हो जाएगी, OQ1 हो जाएगी। यानी यहां पर अगर देखा जाए तो वस्तु की मात्रा और वस्तु के मूल्य में जो संबंध है वो विपरीत संबंध है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर मांग का क्या होगा, संकुचन होगा। अब अगर इसके विपरीत हम समझें कि मान लीजिए अगर टमाटर का मूल्य अगर 60 रुपए से घटकर या 40 रुपए से घटकर मान लीजिए 20 रुपए हो, तो जाहिर सी बात है कि टमाटर की डिमांड वो पहले की तुलना में क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वस्तु की कीमत घटने से वस्तु की मांग क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पर मांग आप देखिए OQ से बढ़कर आपका क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा। तो यहाँ पर वस्तु के मूल्य और वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध है। यानी अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगा, और अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग आपका घटेगा, और अगर कीमत घटेगी तो मांग आपका क्या होगा, बढ़ेगा। इन दोनों के बीच के रिलेशन को ही मार्शल का मांग का नियम कहा जाता है। और मार्शल का जो मांग का नियम है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि यह एक गुणात्मक कथन है, न कि संकेतात्मक कथन। अब यहां पर आप देखिए कि मैंने तो डिसाइड कर दिया कि अगर मूल्य 40 रुपए से बढ़कर अगर 60 रुपए हो गया तो कितने किलो मात्रा की डिमांड बढ़ गई, यानी कितनी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। इसके संदर्भ में मांग का नियम सही डिफिनेशंस नहीं देता है, उसके लिए मांग की लोच की बात की जाती है। और मांग की लोच अगर आप देखेंगे तो मांग की लोच हमेशा जो इस तरीके का संतुलन है, इस पर E = 1 होता है,
यानी इकाई के बराबर होता है, और यहाँ पर इकाई से अधिक होता है और यहाँ पर इकाई से कम होता है। अब ऐसी स्थिति में जो इकाई के बराबर है, अगर आप देखेंगे इस तरीके का सेक्शन, इस तरीके का सेक्शन, ये इसे कहते हैं आयताकार परिवलय। आयताकार परिवलय यानी यहां पर अगर देखें तो ये हमेशा इकाई के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर जब मांग वक्र का आयताकार परिवलय या एक हो तो मांग की लोच हमेशा क्या होगा, क्या होना चाहिए, इकाई के बराबर होगी। क्लियर है आप लोगों का? अगर मान लीजिए सवाल पूछा जाता इकाई से कम है या इकाई से अधिक है, तो आयताकार परिवलय ना होकर मांग की लोच या तो पूर्णतः लोचदार होता या पूर्णतः बिलोचदार होता, जिसकी चर्चा हम आगे अगली क्लास में करेंगे। तो गाइज आपको क्लियर हो गया होगा कि मांग की लोच जब भी इकाई के बराबर होगी तो मांग वक्र हमेशा क्या होगा, आयताकार परिवलयकार होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। निम्नलिखित में से शुद्ध समीकरण कौन सा है? देखिए यहां पर समीकरण की बात की जाती है और यहां पर जो भी ऑप्शन दिया गया है यानी GNP C इक्वल टू या C प्लस आई प्लस जी माइनस एक्स माइनस एम, GNP C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, GNP इक्वल टू C माइनस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, GNP इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो यहां पर कौन सा समीकरण सही है ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो देखिए इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा क्या, GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पहले आप समझिए GNP है क्या, GNP क्या है? GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या कुल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसको अगर आप देखेंगे कि जब GNP की बात की जाती है तो GNP को निकाला कैसे जाता है, तो GNP को निकालने के लिए क्या किया जाता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में, जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया है और ये आपका बांग्लादेश है। इंडिया की बात अगर की जाए, इंडिया में एक वित्तीय वर्ष में देश के निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर भारतीय और विदेशी मिलकर अगर 2 पेन का उत्पादन करते हैं, एक पेन का मूल्य 10 रुपए है, 2 पेन का मूल्य कितना हुआ, 20 रुपए। तो ये जो 20 रुपए है जिसमें देश के निवासियों तथा गैर निवासियों दोनों लोगों का इसमें स्थान है, तो बेसिकली हम लोग इसे क्या कहेंगे, GDP। यानी आपके देश का GDP कितना है, 20 रुपए, क्योंकि इसमें योगदान सिर्फ भारतीयों का ही नहीं है बल्कि विदेशियों का भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो विदेशी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या उत्पादन कर रहे हैं, अगर उसका कुछ भी हिस्सा लेकर अपने देश में चले जाएंगे तो आपके देश का GDP क्या होगा, घटेगा, उसके देश का GNP क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आपके देश का GDP अगर 20 रुपए है तो जाहिर सी बात है कि अगर हम कहें कि देश का GDP अगर बढ़ाना हो या आपका देश का GNP बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन को आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 पेन के बजाय अगर आप 4 पेन से या 4 पेन का उत्पादन करते हैं और इसमें 2 पेन आप इंडिया में बेचते हैं तो आपको 20 रुपए मिलता है, जिसको मैंने कहा इसे GDP कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 2 पेन था वो विदेशों में निर्यात कर दिया गया या विदेशों में निवेश किया गया या भारतीय कंपनियां विदेशों में निवेश करती हैं, तो उससे जो प्राप्त मूल्य है, मान लीजिए 20 रुपए बांग्लादेश से मिलता है, तो आपके GDP में अगर 20 रुपए और जुड़ जाता है तो मिल जाता है आपको कितना, 40 रुपए। इसी 40 रुपए को ही कहा जाता है क्या, GNP। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जब GNP की बात की जाएगी, एक तो देश की सीमा में यानी भारत में जो उत्पादन किया गया एक वित्तीय वर्ष में, और जो एक वित्तीय वर्ष में विदेशों में निर्यात किया गया या विदेशों या भारतीय लोग जो विदेशों में रहते थे वहां से उन्होंने कुछ भी भेजा, वो देश के GDP में अगर ऐड हो जाएगा तो आपका हो जाएगा क्या, 40 रुपए। तो यहाँ पर जो GNP की बात की जा रही है, इसका मतलब विदेशों से अर्जित आय को GDP में क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें ऐड किया जा रहा है तो किस में किया जा रहा है, एक तो C+I जो हम उपभोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, सरकारी व्यय, उसमें ये घट रहा है, इसमें ये सेक्शन घट रहा है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे में देखिए C+I+G
इसमें भी आपका क्या हो रहा है, इसमें x माइनस एम तो घट रहा है, लेकिन ये दोनों आपका जुड़ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि मैंने कहा विदेशों से अर्जित आय को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। दूसरे सेक्शंस में आते हैं c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, और यहां पर भी देखेंगे तो c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तो ऑप्शन दोनों एक ही दिया है, तो ऑप्शन वैसे तो दोनों सही है, तो इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो आपका दोनों सही है, c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी c प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम, यानी जो c प्लस आई प्लस जी है वो आपका जीडीपी है, प्लस एक्स माइनस एम आपका विदेशों से अर्जित आय है, इसी को कहा जाता है आपका क्या, जीएनपी। तो अब इसमें ऑप्शन जो है सही होगा वो आपका क्या होगा, सी होगा या डी होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन इसमें एक्स प्लस, अगर इसमें ऑप्शन एक्स प्लस एम होता तो ये आपका गलत हो जाता, और आपका जो आंसर सही होता वो आपका होता क्या, डी। तो गाइज आपको ध्यान रखना है, हमेशा x माइनस एम होगा वो ना कि x प्लस एम होगा, तो ऑप्शन आपका सही होगा क्या, डी, अगर यहाँ पर x प्लस एम है तो। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट हो गया। आगे आइए, अगला क्वेश्चन। यदि आयात की मांग की लोच 1 से अधिक है तो अवमूल्यन से आयात का मूल्य, फिर अभी चर्चा हो रही थी, मैंने कहा कि आयात की मांग की लोच अगर 1 से अधिक है तो आपका जो व्यापार खाता है या व्यापार शेष है वो आपके पक्ष में ना होकर विपक्ष में होगा, या आपके अनुकूल ना होकर प्रतिकूल होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आयात आपका बढ़ेगा तो कहीं न कहीं आपका व्यापार घाटा भी लगातार बढ़ता जाएगा, भुगतान शेष भी आपका लगातार बढ़ता जाएगा। तो ऐसी स्थिति में व्यापार को पक्ष में करने के लिए, भुगतान असंतुलन की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर देश क्या करता है, अपने देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य में क्या करता है, कम कर देता है, यानी कि वो कर देता है क्या, अवमूल्यन। और अवमूल्यन करने पे क्या होता है कि जो विदेशी वस्तुएं वो महंगी हो जाती है, जबकि अगर देखा जाए तो आयात करना महंगा, जबकि निर्यात करना आपका क्या होता है, अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आयात का मूल्य आपका क्या होगा, घटेगा, यानी अवमूल्यन से आयात का मूल्य आपका क्या होगा, घटेगा। क्लियर हो गया होगा आपका, तो आंसर आपका क्या होगा, बी। नेक्स्ट है व्यक्तिगत आय बराबर होती है। देखिए व्यक्तिगत आय की बात की जाती है, एक व्यक्ति की आय की बात की जाती है, तो यहां पर आपको ध्यान रखने का व्यक्तिगत आय में एक तो अगर हम इसकी चर्चा करें तो इसकी चर्चा में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात कर रहा है, यानी जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू आपका एनएनपी हो जाएगा, जो कि इसके बराबर नहीं होता, ये आपका गलत है। फिर यहां पर कह रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी माइनस टैक्स की बात कर रहा है, ये भी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है, क्योंकि व्यक्तिगत आय की बात की जा रही है। फिर आपका सी ऑप्शन अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय आय हस्तांतरण भुगतान प्रति अवितरित लाभ एवं निगम कर। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो एनएनपी एज फैक्टर कास्ट या नेशनल इनकम माइनस आपका होता है निगम कर, माइनस आपका निगम कर माइनस अवितरित लाभांश और प्लस आपका होता है हस्तांतरण आपका क्या, भुगतान। तो आंसर आपका क्या सही होगा, वो आंसर आपका सही होगा आपका क्या, डी। तो गाइस आपका आंसर जो है वो आपका सही है, आपका क्या, डी। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मांग का नियम है। अभी मैंने आपसे बताया कि मांग का नियम, मार्शल का मांग का नियम, यानी मांग, वस्तु की मांग और मूल्य में जो रिलेशन होता है वो विपरीत होता है, यानी कि अगर वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगी, और अगर वस्तु का मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो आंसर है आपका क्या, संकेतात्मक कथन है या वर्णात्मक कथन या चयनात्मक है, तो आंसर आपका होगा क्या, डी। यह एक क्या है, गुणात्मक कथन है, तो आंसर आपका क्या सही होगा, डी। अभी इसको पीछे मैंने आपको डिफाइन किया।
अगला है मांग को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए दो चीजें आपको समझना है, एक होता है इच्छा और दूसरा होता है आवश्यकता। इच्छा, जैसे आपकी इच्छा है कि मुझे अमेरिका जाना है, लेकिन आपको अमेरिका जाने के लिए आपके पास पैसे नहीं, मतलब साधन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब आवश्यकता की बात की जाए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए इच्छा के साथ अगर आपके पास क्रय करने की इच्छा और क्रय करने की तत्परता, क्रय करने के साधन, समय तथा अगर आपके पास मूल्य हो तो उसे हम कहते हैं मांग की। तो ऐसी स्थिति में यहां पर पर्याप्त क्रय शक्ति के साथ, पर्याप्त क्रय के साथ, पर्याप्त क्रय शक्ति के साथ क्रय इच्छा एवं तत्परता, यानी ऑप्शन आपका सही होगा, आपका क्या, डी। यानी जब किसी वस्तु को क्रय करने के साथ साथ उसकी तत्परता हो, साधन हो, उसकी कीमत हो और साथ ही समय की बात की जाए तो उसी को कहा जाता है मांग। ऑप्शन आपका सही होगा डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये आपके लिए है, होमवर्क के लिए है। आप इस क्वेश्चन को आप लोग इसको देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, यानी संसाधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या संबंधित है। तो गाइस आंसर क्या होगा इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी आगे चलते हैं। मैं जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे सभी वीडियो में जब भी क्वेश्चनिंग की बात की जाती है, क्वेश्चन सॉल्विंग की बात की जाती है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको हमेशा देता हूं आंसर बताने के लिए, तो आप कमेंट कीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग के संदर्भ में अगर आपको पता है कि वित्त आयोग यानी संविधान के 280(1) में वित्त आयोग की बात की गई है, जिसमें राष्ट्रपति 5 वर्ष के पहले या 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग में जैसा आपको पता है कि एक अध्यक्ष और 4 उसके सदस्य होते हैं। वित्त आयोग राष्ट्रपति को अपनी संस्तुति देता है, जिसमें करों के बंटवारे के संदर्भ में या टैक्सों के बंटवारे के संदर्भ में, इसके अलावा अनुदान के संदर्भ में वहाँ पर चर्चा की जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली वित्त आयोग के गठन की जो बात की जाती है वो हमेशा करता है कौन? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन आपका सही होगा कौन? ए। अगला है किस राज्य में सबसे पहले बिक्री कर लगाया गया? तो ध्यान रखिएगा ये सवाल थोड़ा सा स्टेट वाइज ही सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही है वो है भारत में बिक्री कर सबसे पहले एमपी में, भारत में बिक्री कर सबसे पहले एमपी में 1938 में लगाया गया था। तो ऑप्शन आपका सही होगा क्या? डी, यानी मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से की जानी चाहिए या किस अर्थशास्त्री का कथन है? देखिए ये अक्सर पूछा जाता है कि अर्थशास्त्री का कथन है। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्राउथर, केन्स, रॉबर्टसन, ऊपर से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन आपका सही का होगा वो आपका होगा क्या? डी, यानी ऊपर से कोई नहीं, जबकि इसकी बात की थी वकील ओम ब्रह्मानंद ने। ऑप्शन डी सही है। अगला है निम्न में से कौन स्वयं में उत्पाद हेतु मांग वक्र को खिसकने का कारण नहीं है? अब यहां पर देखिए बात की जा रही है, मांग वक्र की बात की जा रही है। मांग वक्र है क्या? अब मांग को आपको समझना है कि स्वयं में उत्पाद हेतु मांग वक्र खिसकने का कारण नहीं होगा। जैसा कि अगर आपको पता है जब हम किसी वस्तु की मांग करते हैं, जब हम किसी वस्तु की यानी एक्स वस्तु की मांग करते हैं तो ये फलन होता है प्राइस यानी मूल्य का, वाई यानी इनकम यानी आय का, टी यानी टेस्ट यानी रुचि का, पी यानी पॉपुलेशन का, या इसके अलावा P0 अन्य वस्तुओं का। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर हम इन चीज़ों को अगर हम कांस्टेंट मान लें यानी कि इनको स्थिर मान लें
तो मैंने कहा कि वस्तु के मांग और मूल्य में जो रिलेशन होता है वो विपरीत होता है। यानी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगी और वस्तु का मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उपभोक्ता यानी कि निम्न में से कौन स्वयं में उत्पादित मांग वक्र का खिसकने का कारण नहीं होगा। तो मांग वक्र के खिसकने का कारण नहीं होगा, यानी कि जब हम मांग की बात करते हैं, जैसा अभी पीछे मैंने आपको बताया, ये आपका डी और डी यानी डिमांड है, ओ एक्स वाई डिमांड है। जैसा मैंने कहा था अभी आपसे कि 1 किलो टमाटर, ये है ओ क्यू, ये है ओ पी, यहाँ पर मैंने बताया था कि ये है मात्रा और ये है आपका प्राइस यानी कि मूल्य, और ये है आपका संतुलन बिंदु। अब यहाँ पर अगर आप देखिए कि अगर मान लीजिए 1 किलो टमाटर का मूल्य 40 रुपये है आज, या कल था, एक किलो टमाटर का मूल्य कल 40 रुपये था, आज टमाटर का मूल्य बढ़कर 40 से 60 रुपये हो गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर टमाटर का मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग घटेगी, यानी ओ क्यू से घटकर आपका क्या होगा, ओ क्यू एन हो जाएगा। तो यहाँ पर मांग का क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। जबकि अगर मान लीजिए वो 40 से घटकर अगर 20 रुपये होगी तो हो सकता है टमाटर की कीमत क्या हो जाए, बढ़ जाए, बढ़कर ओक्यूटी हो जाए। तो यहाँ पर मांग का क्या होगा, विस्तार होगा। तो यहाँ पर मांग और मूल्य में जो रिलेशन दिखाया गया वो मैंने कहा कि विपरीत रिलेशन है। तो ऐसी स्थिति में अगर अन्य बातें समान रहें तो दोनों में विपरीत रिलेशन है। अब यहाँ पर देखना है कि ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्या उपभोक्ता की प्राथमिकता में परिवर्तन होना चाहिए, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होना चाहिए, उपभोक्ता की कीमत में परिवर्तन होना चाहिए, संबंधित उत्पादों की कीमतें परिवर्तन होना चाहिए। तो जो मैंने आपको समीकरण बताया कि मूल्य में, आय में, टेस्ट में, पॉपुलेशन में और अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, तो अब इस स्थिति में वो कह रहा है कि उत्पाद हेतु मांग वक्र खिसकने का कारण नहीं होगा। यानी अगर ये चीजें अगर कांस्टेंट है, अगर मूल्य में परिवर्तन होगा तो मांग में या तो संकुचन होगा या तो विस्तार होगा। लेकिन अगर कीमत अगर कांस्टेंट हो जाए, कीमत अगर कांस्टेंट हो जाए और इन संबंधित वस्तुओं में परिवर्तन हो जाए तो जाहिर सी बात है कि मांग वक्र खिसकने का कारण नहीं होगा। तो यहां पर अगर मान लिया जाए कि P का रिलेशन बताया जाए तो एक ही मांग वक्र पर मांग का संकुचन होगा, मांग का विस्तार होगा। अगर मूल्य को कांस्टेंट मान लिया जाएगा तो इससे आपका मांग वक्र यानी इन चीजों में, आय में परिवर्तन होगा, टेस्ट में परिवर्तन होगा, पॉपुलेशन में परिवर्तन होगा, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होगा। तो जाहिर सी बात है मांग वक्र आपका क्या हो जाएगा, विवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर खिसकने का कारण नहीं होगा, यानी मांग वक्र खिसकेगा नहीं दाएं तरफ या बाएं तरफ, दाएं तरफ या बाएं तरफ खिसकेगा नहीं। उसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, सी, यानी कीमत। यानी अगर कीमत को अगर देखा जाए तो कीमत होने पर, संबंधित वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन ना होने पर, अगर कीमत में परिवर्तन होगा तो एक ही मांग वक्र पर होगा। लेकिन अगर P कांस्टेंट होगा, इसमें अगर परिवर्तन होगा तो मांग वक्र या तो बाएं तरफ या तो दाएं तरफ आपकी क्या होगी, विवर्तित हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा, वो ऑप्शन सही होगा आपका क्या, डी। आय में परिवर्तन होगा तब भी मांग वक्र खिसक जाएगी, प्राथमिकता में परिवर्तन होगा तब भी खिसक जाएगी, संबंधित उत्पादों की कीमत परिवर्तन होगा तब भी खिसक जाएगी। इसका मतलब कीमत ही एक ऐसा है जो समीकरण के हिसाब से बता रहा है कि इसका कारण नहीं होगा, यानी मांग वक्र के खिसकने के। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट आइए, व्यापार चक्र के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी नहीं है। व्यापार चक्र में ट्रेड साइकिल की बात की जाती है। अब ट्रेड साइकिल हिग्स का है, सैमुअल्सन का व्यापार चक्र का सिद्धांत है। अगर हम व्यापार चक्रों की बात की जाए तो व्यापार चक्र में अगर आप देखेंगे, यह ट्रेड साइकिल, इसको आप बूम कह सकते हैं, इसे आप रिसेशन या मंदी कह सकते हैं। यहां पर क्या होता है, विस्तार होता है, यहां पर थोड़ी सी अवरुद्ध होती है, यहां पर संतुलन होता है, फिर यहां पर मंदी होती है। तो यहां पर जो ट्रेड साइकिल दिखा रहा है कि जब व्यापार होता है तो उसमें विनियोग की बात की जाती है, जब व्यापार होता है तो वहां पर विनियोग की बात की जाती है, उपभोग की बात की जाती है, प्रभावपूर्ण मांग की बात की जाती है, लेकिन वहां पर वितरण की बात नहीं की जाती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, वितरण। तो ऑप्शन आपका ए।
नेक्स्ट है आपका